पूर्वी लद्दाख में अप्रैल 2020 से जारी तनाव को कम करने के लिए भारत और चीन की सेना के कोर कमांडर के बीच आज 16वें दौर की बातचीत होनी है। भारतीय इलाके में ये बातचीत 11 मार्च के बाद होगी। भारतीय पक्ष की अगुवाई 14वीं कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल AK सेनगुप्ता करेंगे, जो चीन की तरफ से दक्षिण तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के प्रमुख मेजर जनरल यांगलिन होंगे। उम्मीद है कि इस बातचीत में दोनों सेना के सैनिकों को पीछे हटाने पर ठोस बातचीत होगी। खासकर गलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग, पेंगोंग के अलावा देपसांग और देमचौक पर भी दोनों पक्ष बात कर सकते हैं। ये बात तब हो रही है जब भारत और चीन के विदेश मंत्री पिछले हफ्ते G20 की बैठक में बाली में मिले थे। दोनों मंत्रियों ने आपसी रिश्ते बेहतर करने पर जोर दिया। फिलहाल पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की 50,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। उधर श्रीलंका में गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे के बाद अब नए राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 20 जुलाई को संसद में इसके लिए मतदान होगा। उमा शंकर की रिपोर्ट आप देखिए। श्रीलंका में शनिवार को बैठी संसद में स्पीकर ने देश से भागे राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की औपचारिक सूचना तो दी ही, साथ ही नए राष्ट्रपति के चुनाव की तारीख के बारे में भी जानकारी दी। 19 जुलाई तक नामांकन होना है और 20 जुलाई को मतदान होगा। प्रधानमंत्री से कार्यवाहक राष्ट्रपति बने रानिल विक्रमसिंघे की पूरी कोशिश राष्ट्रपति चुने जाने की है। इधर विपक्ष की तरफ से साजिद प्रेमदासा की उम्मीदवारी का ऐलान किया गया है। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। कुल 225 सांसद हैं। आंकड़ों में GR गठबंधन का बहुमत है। ये बहुत ही मुश्किल संघर्ष है, लेकिन मुझे भरोसा है कि सच्चाई की जीत होगी। 225 सांसदों वाली संसद में राजपक्षे की पार्टी के 145 सांसद हैं। करीब 7 अन्य सांसदों का साथ भी इस पार्टी को है। राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए महज 113 वोट चाहिए। अपनी पार्टी के इकलौते सांसद रानिल विक्रमसिंघे राजपक्षे की पार्टी के समर्थन से ही प्रधानमंत्री बने थे। राष्ट्रपति चुनाव में भी राजपक्षे की पार्टी रानिल विक्रमसिंघे को समर्थन दे रही है। ऐसे में आंकड़ों के हिसाब से रानिल विक्रमसिंघे का राष्ट्रपति बनना तय है। राजपक्षे परिवार और रानिल विक्रमसिंघे के बीच की इस डील को तोड़ने के लिए प्रदर्शनकारी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। रानिल वापस राष्ट्रपति बन गया तो ये प्रोटेस्ट खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि श्रीलंकन लोग के मन में रानिल विक्रमसिंघे का कोई जगह नहीं है, क्योंकि उस पे कोई सा भरोसा नहीं है, क्योंकि वो गोटाबे और महिंदा राजपक्षे के साथ डील है। इसके लिए उसका एक जगह भी बनाया नो डील का बोल के। वो रानिल वापस आया तो वापस आदमी लोग सड़कों पर आएगा, बहुत लफड़ा हो जाएगा इधर। रानिल विक्रमसिंघे के राष्ट्रपति बनने में एक पेंच है। राजपक्षे की पार्टी के नेता डलस अलहा पेरुमा ने भी अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया है। सवाल है कि क्या राजपक्षे की पार्टी के सांसदों के वोट बटेंगे या फिर वो एक मुश्त होकर रानिल को वोट करेंगे या फिर अपनी पार्टी के डलस को। विपक्ष के नेता साजिद प्रेमदासा को कुल मिलाकर 60 से कुछ अधिक सांसदों का समर्थन हासिल है, जिनमें 54 उनकी अपनी पार्टी के हैं। जन प्रदर्शनों का दबाव चाहे जो भी हो, लेकिन क्या वो दबाव संसद में वोटिंग के वक्त काम आएगा? प्रेमदासा की जीत इस बात पर निर्भर करेगी। इतना तो तय है कि अगर रानिल विक्रमसिंघे या फिर राजपक्षे की पार्टी के डलस अलहापेरुमा जीत कर आए तो प्रदर्शनकारी चुप नहीं बैठेंगे। ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री का आवास है। बतौर प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे यहीं रहते थे। अब वे कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर भी जनता उनको पसंद नहीं करती थी और यही वजह है कि जब जनता ने राष्ट्रपति आवास पर धावा बोला तो उसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास पर भी धावा बोला। फिलहाल कुछ ही प्रदर्शनकारी यहाँ पर हैं सामने तंबू लगाकर, लेकिन अगर रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति बनते हैं तो एक बार फिर से प्रदर्शनों का सिलसिला उग्र हो सकता है और एक बार फिर से उसी तरह की स्थिति पैदा हो सकती है जैसी स्थिति राष्ट्रपति आवास और प्रधानमंत्री आवास पर पहले देखा गया। इस बात का पूरा अंदेशा है। कोलंबो से उमा शंकर सिंह, NDTV इंडिया।
15 जुलाई से देश भर में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए प्रवेश परीक्षा शुरू हुई और इस परीक्षा का नाम CUET यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट है। 2 चरणों में होने वाली ये परीक्षा 28 अगस्त तक चलेगी और इसमें पास होने वाले छात्रों को ग्रेजुएशन में एडमिशन मिलेगा। इस परीक्षा में करीब 16 लाख छात्र शामिल हो रहे हैं, लेकिन पहले 2 दिन की परीक्षा में कई छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई परीक्षा केंद्रों पर छात्र हैरान परेशान दिखे। उनकी शिकायत है कि उनका परीक्षा केंद्र अचानक बदल दिया गया, जिससे वो परीक्षा नहीं दे पाए। इनका कहना है कि इनका परीक्षा केंद्र कुछ घंटे पहले बदला गया और सूचना भी सही तरीके से नहीं दी गई। 15 जुलाई को कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट नाम का टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया, जो 15 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक जारी रहेगा। ये देश का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा एग्जाम है नीट अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के बाद, और जो CUET का एग्जाम था वो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के बच्चों के लिए किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था, जो 15 तारीख से शुरू हुआ। पहला स्लॉट 9 बजे था और दूसरा स्लॉट 2 बजे। इसमें कई सारे लॉजिस्टिकल एरर्स आए, कई सारी सफाइयाँ भी दी गई, कई सारे बदलाव भी किए गए, लेकिन अंत में जो सवाल खड़ा हुआ है वो ये है कि जितने भी एरर हुए उसकी वजह से कई सारे बच्चों का एग्जाम छूट गया। ऐसे में उम्मीद यही की जा रही थी कि NTA द्वारा एक ऑल्टरनेट डेट दी जाएगी, लेकिन कल UGC के चेयरपर्सन प्रोफेसर M जगदीश द्वारा ये साफ किया गया कि अगर बच्चे गलत सेंटर पे भी पहुंचे थे तो उन्हें रीटेस्ट देने की अनुमति दी गई थी, लेकिन हमारे सामने ही कई बार ऐसा हुआ कि बच्चे जब आए तो उनको अलाउ नहीं किया गया। दूसरी चीज़, कई सारे ऐसे भी केसेस आए हैं जो मेरे साथ बच्चे भी मौजूद हैं, उनके केस में जो एग्जामिनेशन सेंटर था वो सेंटर था ही नहीं, वहाँ पर ताला लगा हुआ था। जब बच्चे वहाँ पहुँचे एग्ज़ाम देने के लिए गए तो उन्हें बताया गया ये कोई एग्जामिनेशन सेंटर है ही नहीं, आप नोएडा जाइए। बच्चे इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं, सभी के हाथों में उनका एडमिट कार्ड है। आप सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर गुरकिरण कौर 12th की स्टूडेंट थी, अभी CUET की कैंडिडेट थी। आप नाम पढ़ सकते हैं, टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, ये नोएडा, ये रोहिणी में है ये इंस्टीट्यूट, और यहाँ पर इनका सेंटर पड़ा था। जब ये वहाँ पहुँची तो इनको ये बताया गया कि यहाँ पर एग्जाम नहीं हो रहा। आपके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था, अगर आप खुद ही बता पाए। जब हम अपना इंस्टीट्यूट पहुँचे, हमारा टाइम था पेपर का टाइम था 3 बजे और गेट क्लोजिंग का टाइम था 2:30, तो हम वहाँ पर 2 बजे पहुँच गए। और जब हम पहुँचे तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स ने हमारे को मिसबिहेव किया। उन्होंने मैनेजमेंट बुलाई, उसके बाद मैनेजमेंट में हमें एंट्री ही नहीं दी, और उन्होंने साफ सीधा बोल दिया कि यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा और आपको ग्रेटर नोएडा जाना पड़ेगा ये एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। तो कई सारे बच्चों के साथ ऐसा भी हुआ है कि जब बच्चे सो चुके हैं, एडमिट कार्ड 2 दिन पहले आ गया था, 2 दिन पहले आना शुरू हो गया था। इस बात पे भी काफ़ी कहा गया कि इतने एडमिट कार्ड, इतने लाख एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गए। तो बच्चों ने एडमिट कार्ड ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, उनके पास तैयारी उन्होंने कर लिया और एग्जाम से पहले वो अपने टाइम से सो गए हैं। उसके बाद NTA के ऑफिशियल्स रात को 12 बजे के करीब मेल बच्चों को करके लोकेशन चेंज कर दे रहे हैं, और जब बच्चे वहाँ पर पहुँच रहे हैं, और अब इसमें कोई कॉल वगैरह भी आया था? नहीं, कोई कॉल नहीं आया था। हमने अभी भी डाउनलोड नहीं हो रहा है, मैंने चेक किया, अभी भी डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो रिप्लाई नहीं किया। डाउनलोड ही नहीं हो रहा है अभी। अगर हम वहाँ जाते भी तो वो लोग हमसे एडमिट कार्ड मांगते, नोएडा भी, तो अभी डाउनलोड ही नहीं, तो एग्जाम तो वैसे भी नहीं मैं दे सकती थी। और कुछ बच्चों को मेल आया है और कईयों को मेल आया ही नहीं है। आपको मेल आया था? नहीं, हमको कोई मेल नहीं आया, और जो भी मेल था वो मेल जो आया था वो 11:45 PM पे आया। नौकरी के लिए तिरंगा लेकर 900 किलोमीटर पैदल चल आगरा पहुंचे युवाओं को पुलिस ने रोक दिया। रोडवेज बसों से अलग अलग जिलों में भिजवाया गया, और 2018 में आपको बताएं SSC GD की परीक्षा दे चुके ये अभ्यर्थी पैदल मार्च कर दिल्ली आना चाह रहे थे। 900 किलोमीटर भारत का झंडा लेकर चुपचाप, शांत, लोकतांत्रिक तरीके से पैदल चलकर दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे SSC GD के उम्मीदवारों को आगरा में यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर रोडवेज बसों में भरकर अलग अलग जगहों पर भेज दिया है। लेडी कांस्टेबल ने टॉर्चर किया और इनको डराया धमकाया। आधे बंदे को दूसरी बस में, आधे बंदे को इस बस में भर के लेके जा रही है। कहाँ लेके जा रही है ये नहीं पता। शनिवार सुबह 5 बजे जब पदयात्री मथुरा के लिए निकल रहे थे, तभी पुलिस पहुंची और उन्हें हिरासत में ले लिया। 2018 में भी अर्धसैनिक बल में चुने जाने के बाद भी नियुक्ति नहीं होने के मुद्दे पर महाराष्ट्र के नागपुर से नई दिल्ली तक उम्मीदवारों ने पदयात्रा करने की कोशिश की। इन बच्चों के लिए आवाज उठाने सिर्फ बीजेपी सांसद वरुण गांधी आगे आए हैं। वरुण गांधी ने ट्वीट किया, नागपुर से दिल्ली, हाथों में तिरंगा, ये देश के युवा हैं, अधिकार मांग रहे हैं।
2018 से संघर्षरत इन युवाओं में से कितनों ने आत्महत्या कर ली। अब इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। हमारे लोकतांत्रिक मूल्य कहाँ हैं? हम अपने ही युवाओं के साथ इतना निष्ठुर व्यवहार कैसे कर सकते हैं? हमने उत्तर प्रदेश पुलिस से जानने की कोशिश की कि इन नौजवानों को क्यों गिरफ्तार किया गया, इनका जुर्म क्या है, पर पुलिस ने हमें कोई जवाब नहीं दिया। देश की आजादी से पहले हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कई बार अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह किया, पैदल मार्च किया, जिसके लिए अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया था। आजादी के 75 साल गुजर गए। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि बहुत कुछ बदला है। आज भी सरकार शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों को, मार्च करने वालों को जेल में डाल रही है, उनके लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित कर रही है। आगरा में सहयोगी नसीम के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। गुजरात पुलिस की एसआईटी ने शुक्रवार को अहमदाबाद के सेशंस कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया, जिसमें सनसनीखेज आरोप लगाए गए। कहा गया कि गुजरात दंगों के बाद गुजरात सरकार को अस्थिर करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए कांग्रेस नेता अहमद पटेल के इशारे पर साजिश रची गई। कांग्रेस पार्टी ने सभी आरोपों को खारिज किया। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत पर सुनवाई के दौरान ये हलफनामा गुजरात पुलिस की एसआईटी ने दाखिल किया। एसआईटी ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ के जरिए तत्कालीन गुजरात बीजेपी की सरकार को अस्थिर करने, उसे गिराने और तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की साजिश रची और इस साजिश के पीछे थे सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल। अब बीजेपी इसे लेकर हमलावर है। अहमद पटेल तो मात्र एक नाम है, काम तो सोनिया जी का था। नाम अहमद पटेल, काम सोनिया जी, इसलिए अपने मुख्य राजनीतिक सचेतक, अपने मुख्य पॉलिटिकल एडवाइजर अहमद पटेल के माध्यम से सोनिया जी ने गुजरात के छवि को धूमिल करने की चेष्टा की। तीस्ता सीतलवाड़ और अन्य के खिलाफ गुजरात दंगों में उनकी मंशा की जांच को लेकर इसी साल 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। एसआईटी ने हलफनामे में लिखा है कि तत्कालीन गुजरात सरकार को अस्थिर करने के लिए तीस्ता सीतलवाड़, पूर्व डीजीपी आरबी श्रीकुमार और आईपीएस संजीव भट्ट ने बड़ी साजिश रची। ये साजिश कांग्रेस नेताओं और अहमद पटेल के इशारे पर रची गई। इसके बदले तीस्ता सीतलवाड़ को कांग्रेस पार्टी की तरफ से 30 लाख रुपए मिले। कांग्रेस ने तीस्ता को इस दुर्भावनापूर्ण काम के लिए 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया। तीस्ता चाहती थीं कि कांग्रेस पार्टी उन्हें राज्यसभा से सांसद भी बनाए। एसआईटी ने कहा कि गुजरात दंगों के 4 महीने बाद गुप्त तरीके से तीस्ता सीतलवाड़ ने संजीव भट्ट के साथ अहमद पटेल से उनके नई दिल्ली के आवास पर मुलाकात की। कांग्रेस पार्टी ने सभी आरोपों को खारिज किया है। अब चुनाव आ रहा है 5 महीने बाद, फिर से ये नई थ्योरी ले आए कि अहमद पटेल जी, सोनिया जी सब मेरे खिलाफ षड्यंत्र। अरे अगर हम षड्यंत्र रच रहे होते और इनकी तरह की राजनीति करते तो क्या ये मुख्यमंत्री रह सकते थे गुजरात के? इन्हें खुद सोचना चाहिए। जो व्यक्ति आज है नहीं इस दुनिया में अपना डिफेंस करने के लिए, उस व्यक्ति को भी आप कटघरे में खड़ा करेंगे। जांच एजेंसी ने तीस्ता सीतलवाड़ पर गुजरात दंगों के चेहरे कुतुबुद्दीन अंसारी के जरिए गुजरात सरकार की छवि को खराब करने का आरोप लगाया। इसी के तहत सीतलवाड़ ने पूर्व मंत्री हरेन पांड्या की हत्या के बाद उनके पिता विट्ठल भाई से संपर्क करने की कोशिश की थी। तीस्ता पर दंगा पीड़ितों के फंड की हेराफेरी और दंगा पीड़ित जाकिया जाफरी को उकसाने का आरोप है। ये आरोप गुजरात दंगों के सालों साल बाद आए हैं, तब जब अहमद पटेल इस दुनिया में नहीं है। अब देखना होगा कि कोर्ट इन आरोपों को कितनी गंभीरता से लेता है। नई दिल्ली से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।